हेलो फ्रेंड। आज का टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो मेडिकल लेबोरेटरी में फ्रेंड यूरिन एग्जामिनेशन बहुत तरह का बहुत प्रोसीड्योर से होता है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिकल। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन माने बहुत बड़ा एक तो चैप्टर है। तो हम छोटा छोटा करके आप लोगों को समझने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो पहले हम बताएंगे यूरिन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन बताएंगे। तो पहले हम बताएंगे जो यूरिन एग्जामिनेशन को लेबोरेटरी में क्या कहते हैं यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन एनालिसिस क्या है? जो इट इज अ टेस्ट दैट एग्जामिन यूरिन फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल सब्सटेंस, सेल्स, क्रिस्टल्स एक्सेट्रा। मतलब क्या है? जो टेस्ट के मदद से यूरिन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल सब्सटेंस, सेल्स, क्रिस्टल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग कहेंगे यूरिन एनालिसिस। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसका वॉल्यूम, ऑर्डर, कलर, अपीयरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल सब्सटेंस मतलब रिड्यूसिंग सब्सटेंस लाइक शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा, कीटोन बॉडीज, आपका प्रोटीन एक्सेट्रा। सेल्स क्या है? आरबीसी, पास सेल, एपिथेलियल सेल्स एक्सेट्रा, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बहुत तरह का क्रिस्टल्स होता है, इसके बारे में जो टेस्ट के मदद से हम लोग जानते हैं उसको हम लोग कहेंगे यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस का एम क्या है फ्रेंड? यूरिन एनालिसिस का एम है यूरिन एनालिसिस इज यूज टू फाइंड द कॉज ऑफ और मॉनिटर। यूरिन एनालिसिस के मदद से कोई डिजीज को हम लोग ढूंढते हैं, और नहीं तो जो डिजीज हम लोगों को पता चल गया उसको मॉनिटर करते हैं, जो वो प्रोग्रेस क्या कर रहा है, उसको दवाई देने के बाद क्या क्या माने उसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं यूरिन एनालिसिस के मतलब। तो क्या क्या आता है? यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, किडनी और लिवर डिजीज हुआ कि नहीं, डायबिटीज हुआ कि नहीं, यूरिनरी स्टोन है कि नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, प्रेग्नेंट हुआ कि नहीं। तो यूरिन एनालिसिस के मदद से हम लोग इसके ये सब टेस्ट के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग को जानते हैं हम लोग। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो मेडिकल लेबोरेटरी में फ्रेंड एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है? तो हम आप लोगों को फ्लो चार्ट के मदद से प्राइमरी नॉलेज दे रहा है। जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, एक तो केमिकल एग्जामिनेशन होता है, और एक तो क्या माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, ऑर्डर क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर मतलब सेंट क्या है, माने इसका स्मेल क्या कैसा है, कलर कैसे, कौन तरफ का कलर है, कौन तरफ का कलर है, अपीयरेंस इसका क्लियर है ना हेजी हेजी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना है। तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आता है। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या आता है? रिएक्शन, इसका कि एसिडिक ने अल्कालाई, रिड्यूसिंग सब्सटेंस मतलब सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। प्रोटीन, प्रोटीन है कि नहीं, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबिलिनोजन एक्सेट्रा। तो ये सब इसके बारे में, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है, इसके बारे में हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों को वो किडनी और लिवर का डिजीज है कि नहीं हम लोगों को पता चलता है। और नहीं तो ट्रीटमेंट के बाद उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में भी हम लोगों को पता चलता है। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट, ऑर्गेनाइज डिपोजिट मतलब है यूरिन सेंट्रीफ्यूज के बाद जो डिपोजिट मिलता है, वो डिपोजिट का अंदर जो डिपोजिट सेल से बनता है उसको ऑर्गेनाइज सेडिमेंट कहेंगे, और जिसको वो सेल से नहीं बनता है उसको हम लोग कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट। तो अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट के अंदर जो एबनॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट है उसको हम लोग ढूंढते हैं, मतलब कि ल्यूसिन, टाइरोसिन, सिस्टीन, ये सब ड्रग क्रिस्टल्स एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइज सेडिमेंट के अंदर क्या ढूंढते हैं? ऑर्गेनाइज सेडिमेंट एबनॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो हम लोग ढूंढते हैं। एपिथेलियल सेल, नॉर्मल एपिथेलियल सेल यूरिन में मिलता है, लेकिन एबनॉर्मल अमाउंट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो हम लोगों को पता चलता है। पास सेल, आरबीसी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि इसके अंदर क्या रहता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस है कि नहीं, ये सब बैक्टीरिया है कि नहीं, ये सब के बारे में यूरिन एग्जामिनेशन माने ये सब पार्ट में होता है। और ये सब करने के बाद हम लोगों को ये सब के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, तो यूरिन का जो एग्जामिनेशन होता है फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिकल, तो ये जो करने से पहले हम लोगों को क्या किसके बारे में पता करना चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसका, कैसे यूरिन प्रोडक्शन होता है। देखिए फ्रेंड, ये जो मैंने क्या क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए हम लोगों को? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी,
द इंटरनल एनवायरनमेंट, सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है, व्हाई यूरिन टेस्ट इज नेसेसरी, कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन कलेक्शन करने का क्या प्रोसीडियर है, कंटेनर यूज फॉर यूरिन टेस्ट, कौन सा कंटेनर हम लोग यूरिन टेस्ट करने के लिए कौन सा मैंने कौन सा यूरिन टेस्ट करने के लिए कौन सा यूरिन कंटेनर हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, पेशेंट को हम लोग क्या कहेंगे जब पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके लेके हम लोगों के पास आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर हम लोग जल्दी से यूरिन टेस्ट नहीं करते, एग्जामिन नहीं करते, तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्या प्रिजर्वेटिव हम लोग देंगे, वो प्रिजर्वेटिव कैसा होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ स्टोर यूरिन, अगर यूरिन हम लोग नहीं टेस्ट करेंगे जल्दी तो यूरिन रखने से क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या चेंज आता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर जो जो नया नया टर्म के साथ हम लोग आज माने परिचित होगा, उसके बारे में भी थोड़ा हम बोलेंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, द इंटरनल एनवायरनमेंट। फ्रेंड, तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या, जो सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। तो सेल क्या करते हैं, सेल हम लोगों का बॉडी में जो सेल होता है, सेल बहुत माने वाइटल एक्टिविटीज करता है। वो वाइटल एक्टिविटीज के बारे में हम लोग कैसे पता चलता है, जो कितना अमाउंट वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होते हैं, ये फ्लूइड से हम लोगों को पता चलता है जो सेल बॉडी का अंदर जो सेल है वो ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए जो ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो अब वो सेल ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है। अगर कम फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ तो सेल ठीक ठाक से काम नहीं कर। तो इसी तरफ से हम लोगों का इंटरनल एनवायरनमेंट काम करता है और हम लोगों को पता चलता है कि सेल ठीक ठाक से कर रहा है कि नहीं। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट हम लोगों को बॉडी का अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल करता है कौन कौन ऑर्गन। फ्रेंड देखिए, पहला करता है लंग। लंग एक ऑर्गन है जो इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेल के अंदर जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो सही मात्रा में रखने से सेल ठीक ठाक से काम करता है। वो क्या करता है, वो कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है, लंग। तो फ्रेंड देखिए, ये जो दो ऑर्गन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ये आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा, माने याद रखिएगा जी, इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल बाई लंग, और एक तो है किडनी, और एक तो ऑर्गन है किडनी। किडनी क्या करता है, द किडनी मेंटेन नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब सोडियम पोटेशियम फ्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम, जो होता है नॉर्मल, जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो 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 कॉन्सेंट्रेशन से सेल ठीक ठाक से काम करता है, किडनी वही काम करता है। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर है जो, इट इज ऑल्सो रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट एंड परफॉर्म हेमोस्टैटिक फंक्शन। ये क्या करता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, बॉडी से निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, और हेमोस्टैटिक फंक्शन कंट्रोल करता है। ये माने हेमोस्टैटिक फंक्शन मेंटेन करता है। तो हेमोस्टैटिक फंक्शन क्या है फ्रेंड, ये हम वीडियो के लास्ट में जो टर्मोलॉजी है वही वहाँ पर हम बताएंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करें, देखिए फ्रेंड, एक किडनी है, लंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के बारे में हम पहले थोड़ा प्राइमरी नॉलेज कर लेते हैं। चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो यूरिन प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है, जो सिस्टम के मदद से हम लोगों को बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो निकलता है, उसको हम लोग कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बॉडी का अंदर हम लोगों को बॉडी के अंदर बहुत सारा सिस्टम होता है। एक क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारा सा सिस्टम है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी तो सिस्टम है जो सिस्टम के मदद से हम लोगों को वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्र है। तो फ्रेंड इसके बारे में ही हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। तो लोकेशन ऑफ किडनी क्या है, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। फ्रेंड देखिए, ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड
on the either side of spine, either either side of spine behind the peritoneum and in the abdomen. तो एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियम के पीछे एवं स्पाइनल के दोनों साइड रहता है। तो फ्रेंड एक तो ये तो हो, एक तो और स्पेसिफिक हम लोग जब बोलेंगे तो किडनी का लोकेशन क्या कहाँ है, ये लोकेशन है, ये लोकेटेड है, माने ये जो ऑर्गन है, एक तो ऑर्गन अपर कितना तक गया है, 11 थोरासिक वर्टिब्रा तक गया है, मतलब ये यहाँ पर 11 थोरासिक वर्टिब्रा है, नीचे का पोर्शन है ये थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंडेड है। तो ये जो 11 थोरासिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंडेड है। और जहां पर किडनी रहता है उसको हम लोग कहेंगे मेडिकल टर्म में रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। ये जो किडनी जहां पर रहता है एब्डोमेन के अंदर बिहाइंड द पेरिटोनियम, इसको ये जो पोजीशन है, पोजीशन को हम लोग कहेंगे, वो जो स्पेसिफिक पोजीशन है उस पोजीशन को हम लोग कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। तो फ्रेंड चलिए इसके बाद इसका शेप कैसा है, इसका शेप है बीन शेप्ड ऑर्गन, माने बीन जो तो सीड्स होता है वो सीड के माफिक, बीन सीड का माफिक इसका शेप है, इसका हम लोग इसलिए हम लोग कहते हैं, इसको कहेंगे बीन शेप्ड ऑर्गन। देखिए ये जो बीन जो एक तो सीड होता है, सीड्स होता है, वो सीड का माफिक देखता है। तो इसका वेट कितना है फ्रेंड, ये ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये एक एक किडनी का वेट है 150 ग्राम। तो मतलब हम लोगों का शरीर के अंदर जो किडनी रहता है, दोनों किडनी का कुल मिला के वेट है 300 ग्राम। तो बहुत सारा एग्जाम में आता है जो किडनी का एक वेट कितना है, तो 150 ग्राम ऑफ ईच, और दोनों मिला के है 300 ग्राम। इसके बाद किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी तो कहाँ लोकेशन है, कैसा शेप है, वेट कितना, पता चल गया। तो इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे। तो ये है किडनी। किडनी के बारे में हम मेन मुद्दा हम आज डिस्कस करेंगे। कैप्सूल, कैप्सूल क्या है फ्रेंड, इट इज अ टफ फाइब्रस लेयर दैट कवर द किडनी। ये जो बाहर जो लेयर होता है फ्रेंड, किडनी का जो बाहर में जो लेयर होता है, जो लेयर किडनी को बाहर से कोई इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, उसको हम लोग कहेंगे कैप्सूल। तो बाहर का लेयर को हम लोग, बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग कहेंगे कैप्सूल। इसके बाद पार्ट, ये जो इंटरनल जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे पेरेन्काइमा। किडनी का अंदर जो पार्ट है जो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा मतलब क्या है, जो किडनी का जो फंक्शन इंटरनल जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या है फ्रेंड, पेरेन्काइमा डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स, एक एक करके बोल रहे हैं हम लोग। कॉर्टेक्स क्या है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ किडनी एंड सराउंड्स द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। ये जो किडनी का बाहर लेयर है, एंड ये क्या करता है, अंदर का जो पार्ट है वो प्रोटेक्ट करके सराउंड करके रखता है। ये इसको क्या फंक्शन है भाई, इसका क्या काम है, इसके अंदर क्या क्या रहता है। ये कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई, द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। जो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलाई होता है, एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, ये क्या होता है, कॉर्टेक्स के अंदर रहता है। ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलाई एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये इसके अंदर रहता है। इसके बाद क्या आता है, जो पेरेन्काइमा के अंदर है, ये मेडुला है। मेडुला जो फ्रेंड देख रहे हैं, ये जो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो किडनी का अंदर जो कॉर्टेक्स के भीतर है, उसको हम लोग कहेंगे मेडुला। ये क्या है, इसके अंदर क्या रहता है, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का क्या रहता है, लूप ऑफ हेनलीज लूप, एंड क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स। ये जो नेफ्रॉन का जो लूप्स ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर रहता है। तो फ्रेंड हम लोगों को क्लियर होगा कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, मेडुला के अंदर क्या है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स, ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स, ये जो छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक जो ट्यूब होता है, ये ट्यूब क्या होता है, नेफ्रॉन का ये जो ट्यूब होता है, ये माइक्रोस्कोप ट्यूब दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड मूव्स इनटू द रेनल, पेल्विस एंड यूरेथ्रा। ये जो कलेक्टिंग नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट्स होता है, ये क्या होता है, ये किडनी का पेल्विस में आता है, और आने के बाद ये क्या होता है, यूरेटर्स के अंदर यूरिन जमा करता है। यूरेटर्स क्या है, ये जो यूरेटर्स है, यूरेटर्स इट्स कैरी यूरिन फ्रॉम ईच किडनी इनटू द ब्लैडर। ये क्या काम करता है, ये एक एक किडनी से क्या है, दो किडनी है, दो किडनी से दो यूरेटर निकाल के ये जो यूरिन होता है, यूरिन प्रोडक्शन होता है, ये यूरिन क्या लेके जाके ब्लैडर में जमा करता है। तो फ्रेंड ये है किडनी का, ये है किडनी का इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और दो स्ट्रक्चर के और दो पार्ट के बारे में हम बोलेंगे, वो है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या है फ्रेंड, रेनल आर्टरी है फ्रेंड, ये रेनल आर्टरी है
जो हार्ट से जो ब्लड आता है वो ब्लड क्या करता है, रेनल आर्टरी की मदद से जो अनप्यूरिफाइड ब्लड होता है रेनल आर्टरी की मदद से किडनी का अंदर जाता है, किडनी का अंदर जाके कॉर्टेक्स मेडुला का मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन से निकल के वो क्या है रेनल वेन की मदद से बाहर निकलता है, और बाहर निकल के क्या करता है वो पूरा शरीर में अब फिर से हार्ट में चला जाता है। तो ये है किडनी का स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या है, इट इज है, ये क्या है, यूनिट ऑफ किडनी को क्या कहेंगे हम लोग, नेफ्रॉन कहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्या क्या आता है, देखिए फ्रेंड ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्या आता है, ग्लोमेरुलस आता है। ग्लोमेरुलस क्या है फ्रेंड, देखिए ये जो अंदर जो छोटा छोटा ट्यूब होता है इसको हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलस। इसको क्या काम है, इसका काम है ब्लड फिल्टर करना। तो ब्लड क्या होता है फ्रेंड, देखिए पहले देखिए ये जो रेनल आर्टरी के मदद से जो ब्लड किडनी के अंदर जाता है वो किडनी के अंदर जाने के बाद वो डायरेक्ट क्या करता है ग्लोमेरुलस का जाता है, एफरेंट आर्टेरियल्स के मदद से किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। एफरेंट आर्टेरियल्स के मदद से फिल्टर होने के बाद वो इफरेंट आर्टेरियल्स के मदद से बाहर निकलता है। इसके बाद क्या है बैमन्स कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल ये जो ग्लोमेरुलस को जो प्रोटेक्ट करके रखता है इसको कहेंगे हम लोग बैमन कैप्सूल। इसका काम क्या है, कैप्चर द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ये फिल्टर कैप्चर, ये जो फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो कैप्चर करता है इसके। इसके बाद क्या आता है ट्यूबुल। ये जो ट्यूबिकल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहेंगे ट्यूब। ये तीनों पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है ये पार्ट, यह से ये जो ग्लोमेरुलस से शुरू होता है और लूप ऑफ हेनली के वहां पर जाकर खत्म होता है, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूबुल्स व्हेयर फिल्ट्रेट फ्लूइड एंटर एंड एब्जॉर्ब एंड सीक्रेशन ऑकर। तो क्या है, तो यहाँ पर ब्लड किया जाता है, जाने के बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन होता है। कुछ कुछ पार्ट जो जो एसेंशियल पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन होता है, हो जाता है, और जो जो दरकार नहीं है वो सीक्रेशन होकर चला जाता है। इसके बाद क्या आता है लूप्स ऑफ हेनलीज। जो जो ये जो नेफ्रॉन का जो यू शेप्ड जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसको हम लोग कहेंगे लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली का काम क्या है, ए लूप दैट गोज थ्रू द renal medulla and reabsorb water and sodium chloride from the filter in the kidney। इसका काम क्या है, इसका काम है वाटर एंड सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करना। ये जो लूप ऑफ हेनली का काम है, वाटर एंड जो सोडियम क्लोराइड होता है जो उसको क्या करेंगे वो रीअब्जॉर्ब करके फीड से वो ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। इसके बाद क्या है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ये जो लूप ऑफ हेनली के बाद जो पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। द लास्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूबुल व्हेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन कंटिन्यूड। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है। तो फ्रेंड आज लास्ट में होता है कलेक्टिंग डक्ट्स। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट्स फॉर्मिंग यूरिन फ्रॉम सेवरल नेफ्रॉन। ये क्या करता है, ये जो नेफ्रॉन से जो यूरिन प्रोडक्शन होता है, ये यूरिन क्या है यहाँ से कलेक्शन करके पेल्विस की मदद से ये यूरेटर के ब्लडर के अंदर भेज देता है। तो फ्रेंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन तो हम लोग पहले जान लिया है जी, किडनी के बारे में नेफ्रॉन के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे जी यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक तो फ्लो चार्ट की मदद से हम आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है ब्लड एंटर इन द किडनी। तो ब्लड एंटर्स करता है किडनी के अंदर। तो ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी फ्रॉम द हार्ट। ये जो रेनल आर्टरी है, ये जो रेड कलर देख रहा है फ्रेंड, ये अंदर जा रहा है किडनी के अंदर। ये जो नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन के बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड निकल रहा है, ये जो अनप्यूरिफाइड है और ये से निकल के ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये है प्यूरिफाइड ब्लड है। तो ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू रेनल आर्टरी फ्रॉम द हार्ट। ये जो रेनल आर्टरी की मदद से किडनी के हार्ट से ब्लड किडनी के अंदर जाता है। किडनी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद तो क्या होता है, पहले क्या होता है सिंपल फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड पासेस थ्रू द मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लड
filter called nephrons which contain the glomerulus and tubule। ये जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुल एंड ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। तो ये जो फिल्टर ग्लोमेरुलस के जो अंदर जो ये नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस एंड आपका ट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ पर जाके फिल्टर होता है। ये फिल्टर को हम लोग कहेंगे सिंपल फिल्ट्रेशन। ये सिंपल ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड कैसे फ्लो, कितना अमाउंट में फ्लो होता है पर मिनट में 125 ml ब्लड फ्लो होता है पर मिनट में, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो फ्रेंड ये जो वैल्यू है, वैल्यू को याद रखिएगा, क्योंकि यूरिन टेस्ट करने के लिए ये वैल्यू बहुत कम में आता है। इसके बाद आता है कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहले फिल्ट्रेशन हो गया, माने ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पर अभी क्या होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। जो सामान जो चीज़ दरकार होता है, केमिकल का दरकार होता है, वो फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ थ्रेशोल्ड सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस हम लोगों को मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए दरकार होता है, वो सब्सटेंस क्या होता है, फिर से रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो ये क्या कहाँ पर होता है, ये होता है आपका ये नेफ्रॉन के अंदर। तो क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, शुगर, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। तो फ्रेंड यहाँ पर जो एक तो चीज़ ध्यान देने का दरकार है, ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन क्या करता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये जो सॉल्ट मेनली सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बहुत माने हार्मोन माने दरकार होता है, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दरकार होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए दो हार्मोन मदद करता है, वो दो हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके बाद आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन इसके बाद जो सामान दरकार नहीं है वो सीक्रेट हो जाता है। तो ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या हुआ, सीक्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस सच एज क्रिएटिनिन, पोटाशियम, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक आयंस एंड हाइड्रोजन। तो ये सब सीक्रेशन हो जाएगा, जो दरकार नहीं होता। क्रिएटिनिन पॉइजनस सब्सटेंस वो बाहर निकलता है, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक आयंस एंड हाइड्रोजन एंड फ्रेंड, ये हाइड्रोजन आयन से ही हम लोगों का यूरिन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो अगर एसिडिक इन नेचर नहीं होगा तो हम लोगों को क्या समझेगा, तो जो ट्यूबुलर सीक्रेशन ठीक ठाक से नहीं होगा। तो यहाँ पर भी एंड रिमूव वेस्ट, ये जो सीक्रेशन होता है, रिमूव वेस्ट, ये सब होता है। यहाँ पर भी एक तो हार्मोन बहुत मदद करता है ये सीक्रेशन करने के लिए, वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन क्या होता है, ये क्या करता है, पोटेशियम सीक्रेशन करता है। तो फ्रेंड ये है नेफ्रॉन के अंदर सिंपल फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसके बाद क्या होता है, वेस्ट इज रिमूव। ये जो वेस्ट है ट्यूबुलर सीक्रेशन होने के बाद जो ये ट्यूबुलर सीक्रेशन है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है ये एवं एंड जो आपका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, ये सब कुल मिला के इसको हम लोग कहेंगे यूरिन कहेंगे, व्हिच पासेस थ्रू द यूरेटर टू द ब्लैडर। ब्लैडर के यूरेटर के मदद से ब्लैडर के अंदर आ जाता है। तो यूरिन किसको कहेंगे, यूरिन को कहेंगे हम लोग जो ट्यूबुलर नेफ्रॉन के सीक्रेशन होने के बाद सीक्रेशन प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर, हम लोगों का बॉडी का अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो सभी को लेके हम लोग कहेंगे यूरिन। इसके बाद क्या है, क्लीन ब्लड रिटर्न्स टू द बॉडी। ये जो ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या होगा, द क्लीन ब्लड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द रेनल वेन। तो फ्रेंड ये यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देना दरकार होगा, एक तो रेनल आर्टरी की मदद से किडनी, हार्ट से ब्लड किडनी का अंदर आता है, किडनी से क्या होता है, रेनल वेन के मदद से सारा शरीर में ब्लड चला जाता है। इसके बाद क्या है, यूरिन इज एक्सक्रिएटेड। यूरिन व्हेन द ब्लैडर इज फुल, यूरिन पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो यूरिन है, यूरिन जो जाकर जहाँ पर जाके ब्लैडर में जाकर जमा हुआ था, वो ब्लैडर फुल होने के बाद वो जो यूरेथ्रा के मदद से वो यूरिन बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड ये है हम लोगों का यूरिन प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है। इसके बाद आएंगे हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो और जो सेल जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, वो क्या करता है, वो किडनी बाहर निकालता है। रिमूविंग ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर जो ड्रग्स रहता है वो ड्रग्स बॉडी का बाहर निकालता है।
बैलेंसिंग द बॉडीज फ्लूइड, बॉडी का अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड का एसिडिक बा एल्कली है बा उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसको बैलेंस करता है। रिलीजिंग हार्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इसके यहाँ पर क्या करता है किडनी क्या करता है, सम रिलीजिंग हार्मोन्स करता है, हार्मोन रिलीज करता है, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसके बाद और एक तो इम्पोर्टेंट काम है, ये क्या करता है विटामिन डी प्रोड्यूस माने प्रोडक्शन करने के लिए सहायता करता है। कैसे ये क्या करता है किडनी 125 डी हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम क्या करता है, वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है जो जिसके मदद से हम लोगों का बोन स्ट्रांग होता है। और एक तो इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, ये रेड सेल प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। कैसे, ये किडनी एक तो एरिथ्रोपोटिन हार्मोन एरिथ्रोपोटिन एंजाइम सीक्रेशन करता है, वो एरिथ्रोपोटिन क्या करता है, वो रेड सेल प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। तो ये है ओवरऑल किडनी का फंक्शन। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाई यूरिन टेस्ट इज नेसेसरी, यूरिन टेस्ट हम लोग क्यों करेंगे। तो पहले हम थोड़ा बता दिया, उसके बाद फिर से हम बता दे रहे हैं आप लोगों को जो मेटाबॉलिक और सिस्टमेटिक डिजीज हुआ कि नहीं। मेटाबॉलिक मतलब है उसको जो मेटाबॉलिक मतलब है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड ठीक ठाक से मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं, वो है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक अगर ठीक नहीं हुआ उसी वो जो मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक से नहीं होने से जो डिजीज होता है वो डिजीज के बारे में हम लोगों को पता चलता है। सिस्टमेटिक डिजीज को सिस्टम के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कोई डिजीज हुआ कि नहीं उसके बारे में पता चलता है। तो देखिए मेटाबॉलिक और सिस्टमेटिक डिजीज के अंदर क्या क्या आता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ऑर्गेनिक एसिडिमीज PKU स्टोरेज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1 टाइप 3 टाइप 5 टाइप टाइप 6 लैक्टिक एसिडोसिस एक्सेट्रा। तो ये है मेटाबॉलिक और सिस्टमेटिक डिजीज। इतना सारा मेटाबॉलिक और सिस्टमेटिक डिजीज के बारे में हम लोगों को पता चलता है। रेनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज हुआ कि नहीं, ये जो रेनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई स्टोन कोई स्टोन वगैरह कुछ हुआ कि नहीं उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो ये है ब्लैडर और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ कि नहीं इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। इसके बाद क्या आएंगे, द कलेक्शन ऑफ यूरिन। तो फ्रेंड हम लोग तो लेबोरेटरी में काम करेंगे काम करते हैं, तो कलेक्शन यूरिन कलेक्शन कैसे करते हैं। यूरिन 2-3 तरफ से वो ऐसे कलेक्शन करते हैं हम लोग। तो क्या है, फर्स्ट है एक नंबर फास्ट बायोडेड मिड स्टीम मॉर्निंग यूरिन। जो मॉर्निंग यूरिन है तो फास्ट मॉर्निंग यूरिन होता है वो पहले थोड़ा हम लोग फेंक देंगे, उसके बाद वो जो मिड स्टीम यूरिन होगा वो हम कलेक्ट करेंगे। लास्ट वाला नहीं कलेक्ट करना चाहिए। और एक तो कलेक्शन करने का प्रोसीड्यूर क्या है, फॉर अर्जेंट रूटीन यूरिन टेस्ट होगा तो रैंडम यूरिन जो होगा वही कलेक्शन करने से हो जाएगा। तो ये है यूरिन माने यूरिन एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन। तो यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए स्पेसिमेन की यूरिन होता है। कंटेनर यूज पर यूरिन टेस्ट, कौन सा कंटेनर हम लोग यूरिन टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। कंटेनर देखिए फ्रेंड, दो तरफ का यूरिन टेस्ट होता है, एक तो है रूटीन एग्जामिनेशन होता है और कल्चर एंड सेंसिटिविटी होता है। रूटीन एग्जामिनेशन करने के लिए क्या क्या दरकार होता है, क्लीन ड्राई एंड वाइड माउथ ग्लास और प्लास्टिक बोतल विथ स्क्रू कैप टॉप। क्लीन ड्राई एंड वाइड माउथ होना चाहिए, प्लास्टिक और ग्लास बोतल होना चाहिए, उसका कैप स्क्रू कैप होना चाहिए टॉप में। और क्या है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करने के लिए कंटेनर कैसे होगा, स्टेराइल क्लीन ड्राई एंड वाइड माउथ ग्लास और प्लास्टिक बोतल विथ स्क्रू कैप टॉप। ये जो स्टेराइल होना चाहिए, स्टेराइल मतलब है क्या, माने इसका अंदर कोई बैक्टीरिया व बैक्टीरियल स्पोर कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टेराइल। बाद में हम माइक्रोबायोलॉजी का जब स्टेरिलाइजेशन बताएंगे तो माने वहीं पर हम लोग स्टेरिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या कल्चर एंड सेंसिटिविटी करने के लिए क्या दरकार है, स्टेराइल क्लीन ड्राई एंड वाइड माउथ ग्लास और प्लास्टिक बोतल विथ स्क्रू कैप टॉप। तो ऐसा देखना चाहिए कल्चर करने के लिए जो कंटेनर होगा इसी तरह का कंटेनर, और रूटीन एग्जामिनेशन करने के लिए इसी तरह का कंटेनर होना चाहिए। इसके बाद आएगा जी पेशेंट को हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। पेशेंट जब प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे हम लोगों के पास जो यूरिन टेस्ट के बारे में बोलेंगे तो हम लोग क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे वो प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद।
पेशेंट को हम लोग कहेंगे जे पेशेंट शुड बी कलेक्टेड मिड स्ट्रीम यूरिन एंड बायो डायरेक्टली इनटू द कंटेनर। पेशेंट को हम लोग पहले कहेंगे जो यूरिन टेस्ट करने के लिए आप आया है, जो यूरिन कलेक्शन करना होगा वो पहले आपको थोड़ा फेंकना पड़ेगा, उसके बाद यूरिन डायरेक्टली वो जो कंटेनर है कंटेनर के अंदर देना पड़ेगा, और लास्ट वाला यूरिन जो लास्ट में जो निकलता है वो कलेक्शन करने का दरकार नहीं है। और इन्फेंट्स और चाइल्ड के लिए क्या करेंगे, स्पेशल अपैरेटस मिलता है, क्योंकि नहीं तो वो जो फेकल कंटेमिनेशन हो जाता है रेक्टम से क्या होगा, फेकल कंटेमिनेशन हो जाएगा, तो यूरिन का जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी होगा वो वहाँ पर कंटेमिनेटेड हो जाएगा सैंपल। और क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड, ये जो स्पेशल अपैरेटस होता है जो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए, जिसके मदद से क्या होगा, फेकल कंटेमिनेशन नहीं होगा। और एक तो चीज ध्यान देंगे, अगर क्वालिटेटिव टेस्ट होगा फॉर रूटीन, मान लीजिए प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है रूटीन आरईएमई, तो क्या होगा, वो क्वालिटेटिव टेस्ट है, वो टेस्ट करने के लिए कि मॉर्निंग यूरिन सैंपल ही कलेक्शन करने के लिए बोलेंगे। अगर मान लीजिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दे 24 आवर्स यूरिन, 24 आवर प्रोटीन दरकार होगा, तो ये है क्वालिटी क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो पहले हो गया क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वालिटी मतलब येस और नो, और क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट में है। क्वांटिटेटिव टेस्ट करने के लिए हम लोगों को क्या दरकार होगा, 24 आवर्स यूरिन दरकार होगा। तो ये जो पेशेंट को हम लोग बोलेंगे, जो अगर 24 आवर मैंने क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए दरकार होगा, तो पेशेंट को बोलेंगे एक तो बड़ा डब्बा लीजिए, उसके अंदर 24 आवर्स का यूरिन रखिए। अगर हम लोग देखेंगे केवल अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा आरईएमई, तो हम लोग बोल देंगे जे केवल आप लोग फास्ट मॉर्निंग मिड स्टीम यूरिन लेने से ही हो जाएगा। तो 24 आवर यूरिन के लिए जो देखिए ऐसा मार्केट में ऐसा मैंने ऐसा कंटेनर मिलता है, तो इंस्ट्रक्शन ये सब हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रिजर्वेटिव, अगर फ्रेंड देखिए जो ब्लड का जो प्रिजर्वेटिव होता है, जो उसको हम लोग कहेंगे क्या है, क्या कहेंगे, एंटीकोआगुलेंट, माने प्रिजर्वेटिव नहीं हो, एंटीकोगुलेंट, ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करता है। हिस्टोपैथोलॉजी में प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, केमिकल फिजिकल। तो मेरा एक तो वीडियो है हिस्टोपैथोलॉजी का, जो जहाँ पर हम लोग हम हिस्टोपैथोलॉजी वाला प्रिजर्वेटिव के बारे में बताया है। तो आज बताएंगे जो यूरिन का प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब है जो केमिकल सब्सटेंस पर जो प्रोसीड्यूर के मदद से जो सैंपल पहले जैसे ही रखते हैं, उसको हम लोग कहेंगे प्रिजर्वेटिव। तो यूरिन का प्रिजर्वेटिव क्या है, क्या ऐसे क्यों दरकार होता है, तो फिर हम देखिए जो यूरिन का जो सैंपल आता है, सैंपल लेबोरेटरी में आने के बाद ही 1 से 2 घंटे के अंदर ही उसको टेस्ट करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर जो क्या होगा, वो जो केमिकल कंपोजिशन है बा उसका सेलुलर जो मटेरियल होता है बा बैक्टीरियल वो जो डिकम्पोज हो जाएगा बा चेंज हो जाएगा, और बैक्टीरिया फंगस क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर लेगा। तो ये सब रुकने के लिए हम लोगों को प्रिजर्वेटिव चाहिए। तो प्रिजर्वेटिव दोनों तरफ का प्रिजर्वेटिव होता है, एक तो फिजिकल एक तो केमिकल। तो फिजिकल प्रिजर्वेटिव क्या है, फिजिकल प्रिजर्वेटिव है यूरिन सैंपल शुड बी स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ रेफ्रिजरेटर एट एसिडिक पीएच। ये जो फ्रेंड ये जो फिजिकल प्रिजर्वेटिव है, फिजिकल प्रिजर्वेटिव करने के लिए 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एसिडिक पीएच में हम लोग स्टोर में रख देंगे। एसिडिक पीएच पहले हम लोग पीएच देखेंगे, पीएच देखने के बाद अगर उसका अल्कली रहेगा तो क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स 3 to 5% ग्लेशियल एसिड मिक्स करने के बाद ही वो एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। उसको बाद इसके बाद आएगा क्या, केमिकल प्रिजर्वेटिव। केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या है फ्रेंड, ये जो केमिकल सब्सटेंस है उसके मदद से हम लोग यूरिन प्रिजर्व करते हैं, उसको हम लोग केमिकल यूरिन प्रिजर्वेटिव। केमिकल प्रिजर्वेटिव है, देखिए एक तो चार्ट के मदद से हम आप लोगों को कोशिश माने समझने का कोशिश कर रहे हैं। प्रिजर्वेटिव कंसंट्रेशन डिसएडवांटेज, प्रिजर्वेटिव क्या है, टोल्यूइन है, इसका कंसंट्रेशन 2 ml पर 100 ml यूरिन के लिए दरकार है, मतलब 100 ml यूरिन के अंदर हम लोग 2 ml टोल्यूइन देंगे। इसके क्या करता है, ये फ्लोट करता है सरफेस ऑफ यूरिन के, ये जो बैक्टीरिया अंदर जो बैक्टीरिया हो गए ये कोई इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है, बाहर का जो नया माने और
बाद में कोई ये प्रिजर्वेटिव देने के बाद में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा, जो अंदर जो रह गया वो ग्रोथ हो जाएगा, बा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बोरिक एसिड नेक्स्ट वाला है, बोरिक एसिड। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 mg पर 100 ml यूरिन। तो 100 ml यूरिन में हम लोग क्या करेंगे, 1 mg देंगे। प्रिजर्वेटिव फॉर मेनी हॉर्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये जो है ये तो है आपका एडवांटेज है, ये हॉर्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस को ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, 150 ml यूरिन के अंदर 1 ml कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड देना पड़ेगा। थाइमोल क्या है, थाइमोल एक तो प्रिजर्वेटिव है, ये क्या है 100 ml यूरिन में 1 पिंच देना होगा। इंटरफेयर्स विद एसिड टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन टेस्ट करेंगे, प्रोटीन टेस्ट जब एसिड की मदद से प्रोटीन टेस्ट करेंगे वो टेस्ट में ये थाइमोल क्या है, इंटरफेयर करता है। और एक तो क्या है, फॉर्मालिन और क्लोरोफॉर्म। ये जो और एक तो प्रिजर्वेटिव है फॉर्मालिन और क्लोरोफॉर्म है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 3 to 5 ड्रॉप्स देना पड़ेगा 100 ml यूरिन में। तो 100 ml यूरिन में क्या होगा, 3 to 5 ड्रॉप्स हम लोग देंगे। फॉर्मालिन का क्या है, एक गुड फॉर सेडिमेंट मेनी प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स। ये मे प्रेसिपिटेट प्रोटीन सेडिमेंट के लिए गुड प्रिजर्वेटिव। अगर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डिपॉजिट होता है उसका अंदर अगर फॉर्मालिन देंगे तो ये क्या करेगा, ये माने सही सही साला में ये माने ठीक ठाक से ये प्रिजर्व करेगा। लेकिन ये प्रोटीन को डीनेचर करके प्रेसिपिटेट कर देगा। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म इस चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स। एक सेलुलर एलिमेंट जो होता है उसका कैरेक्टर चेंज कर देता है। सोडियम फ्लोराइड, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 5 mg पर 100 ml ऑफ यूरिन। इट प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या करता है, इसको अंदर जो सेल होता है उसको क्या करता है, उसका जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट कर देता है। कैसे करता है, वो जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में जो एनोलाइज एंजाइम होता है वो एनोलाइज एंजाइम को क्या करता है, वो एनोलाइज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो ये इसी तरह के सोडियम ऐसा ये प्रोसीड्यूर में सोडियम फ्लोराइड काम करता है। तो यहाँ पर एक तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो सोडियम फ्लोराइड काम कैसे करता है, वो एनोलाइज एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, वो इनहिबिट कर देता है। तो फ्रेंड ये है प्रिजर्वेटिव, यूरिन का प्रिजर्वेटिव। इसके बाद आता है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ स्टोर्ड यूरिन। यूरिन हम लोग जब टेस्ट नहीं करेंगे, जब प्रिजर्वेटिव नहीं देंगे तो उसका क्या क्या चेंजेस हो सकता है। लाइसिस ऑफ आरबीसी बाई हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक यूरिन का अंदर जो आरबीसी रहेगा वो लाइसिस हो जाएगा। जो हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कास्ट डिकम्पोज हो जाएगा। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होगा, बैक्टीरिया जो अंदर जो रहेगा वो फिर से बढ़ते जाएगा। डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया इसके अंदर यूरिन का अंदर जो स्टोर यूरिन के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज यूज कर लेता है। तो तो क्या होगा, जो यूरिन का सही मात्रा में ग्लूकोज रहना चाहिए वो ग्लूकोज कम हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम यूरिया बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, यूरिन के अंदर जो यूरिया रहता है वो यूरिया कन्वर्ट करके एमोनिया बना देता है। तो एमोनिया बनाने से क्या होता है, तो यूरिया अगर हम लोग यूरिन के अंदर टेस्ट करेगा तो यूरिया नहीं मिलेगा। ये जो एक तो स्मेल होगा, ऑर्डर होगा, वो एमोनिया का ऑर्डर हो जाएगा। नेचर ऑफ यूरिन चेंजेस टू एल्कालाई। इसका यूरिन का जो अगर यूरिन का जो नेचर अगर एसिडिक रहेगा तो एल्काली हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग माने ठीक ठाक से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल यूरिन एसिडिक होता है। एसिडिक अगर नहीं एसिडिक होगा मतलब है उसका हाइड्रोजन आयन नहीं है, मतलब उसका जो लूप ऑफ हिनली में जो नेफ्रॉन में जो सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन, वो सीक्रेशन नहीं हो रहा है तो गलत रिपोर्ट चला जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है। जो यूरिन टेस्ट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग को पता करना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वो क्या है। फर्स्ट है हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक यूरिन क्या है, हाइपोटोनिक यूरिन के अंदर अगर सॉल्यूट से ज़्यादा अगर वाटर रहेगा, मतलब उसका अंदर जो सॉल्यूट रहता है, जो सॉलिड पार्ट्स रहता है, उसी से अगर उसके कॉन्सेंट्रेशन से अगर वाटर ज़्यादा रहेगा
वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक यूरिन। कास्ट क्या है? टाइनी ट्यूब शेप्ड पार्टिकल्स दैट कैन बी फाउंड इन यूरिन ड्यूरिंग यूरिन एनालिसिस टेस्ट। तो ये जो सेल से बनता है, कास्ट क्या कास्ट है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक सेल से बनता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या का हाइलिन होता है, सेलुलर कास्ट, ग्रानुलर कास्ट, फैटी कास्ट, वॉक्सी कास्ट। सेलुलर कास्ट मतलब आरबीसी कास्ट होता है, डब्ल्यूबीसी कास्ट होता है, या इसी तरह का कास्ट होता है। हाइपरटोनिक यूरिन, हाइपोटोनिक तो हम लोग समझ गया, जो यूरिन के अंदर जो वाटर के परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूट का परसेंटेज कम रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक यूरिन। और हाइपरटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक मतलब है, हाइपोटोनिक का उल्टा है, उल्टा मतलब है वाटर कम रहेगा और सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा, तो अब हम लोग उसको कहेंगे हाइपरटोनिक यूरिन। अल्कालाइन यूरिन किसको कहेंगे? यूरिन इज अल्कालाइन व्हेन इट्स पीएच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो देखिए फ्रेंड, ये है स्केल, 6 मतलब है न्यूट्रल, और 6 के ऊपर से मतलब 7 से 14 तक अगर इसके अंदर स्केल के अंदर रहेगा, वैल्यू रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे अल्कालाई यूरिन। और 5 से 0 के अंदर वैल्यू रहेगा, पीएच का वैल्यू रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे एसिडिक यूरिन। और हीमोस्टेटिक स्टेज, तो फ्रेंड हम पहले ही बताया था हीमोस्टेटिक स्टेज। हम लोगों का बॉडी का अंदर जो हीमोस्टेटिक स्टेज क्या होता है? हीमोस्टेटिक स्टेज किसको कहेंगे? इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम जो अंदर बॉडी का अंदर जो सिस्टम होता है वो बैलेंस करने के लिए जो जो बॉडी जो नेसेसरी एक्शन करता है उसको हम लोग कहेंगे हीमोस्टेटिक स्टेज। तो फ्रेंड ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट के बारे में। थैंक यू।